आदित्य, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सबसे जो पहला पेपर रहेगा हमारे पास 2025 का रहेगा, इससे पहले वाले साल का, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन अपने पास सेक्शन ए है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर जो है दे रखा है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी, कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा। तो इसको अगर हम समझते हैं एबनॉर्मल मोलर मास को, क्या हमें यह पता है कि अगर एसोसिएशन होता है डिसोसिएशन होता है तो आई पे क्या फर्क पड़ता है, वांट ऑफ फैक्टर पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए आई की वैल्यू यानी कि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, आई की वैल्यू इज लेस देन 1, आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1, ये सारी चीजें पता है। ये आई की वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, डिसोसिएशन के लिए, ठीक। अच्छा, आई की वैल्यू 1 से कब छोटी कब होगी, एसोसिएशन के लिए, ठीक। और आई की वैल्यू इक्वल टू 1 कब होगी, जब नो चेंज, ना डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है। जैसे अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो आयंस में नहीं टूट सकते हैं, उनको बोलते हैं नो चेंज वाले, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो वो उनके लिए जो आई की वैल्यू होगा 1 होगा। या इसका मतलब जो डिसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं या फिर एसोसिएट नहीं हो पा रहे, जिसके आयंस नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। लेकिन डिसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, एसोसिएशन के लिए 1 से कम होती है, ठीक। यहां पर अगर बात कर रहा है वो किस कंडीशन की बात कर रहा है, एसोसिएशन के लिए, ठीक। अच्छा, ये अपने पास वांट ऑफ फैक्टर है और वांट ऑफ फैक्टर का अपने पास फॉर्मूला भी होता है, आई फैक्टर का फॉर्मूला भी होता है अपने पास, वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू, अगर मैं आई फैक्टर की बात करता हूं यहां पर, तो वांट ऑफ फैक्टर का एक फॉर्मूला अपने पास होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है किसका, आई का, ठीक। और मैं बोल रहा हूं कि एसोसिएशन के लिए जो आई की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगा। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर आई की वैल्यू 1 से छोटी निकाल रहा हूं तो 1 से छोटी आई की वैल्यू कब आएगी, जब नीचे वाला बड़ा होगा, जब एबनॉर्मल मोलर मास बड़ा होगा और नॉर्मल मोलर मास छोटा होगा, तभी आई की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। आई बात समझ में। इसका मतलब एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा, इंक्रीज। तो एबनॉर्मल मोलर मास पूछ रहा है कि एसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब नीचे वाला फैक्टर बढ़ता है तभी तो वैल्यू कम आती है ना, 1 से छोटी तभी तो वैल्यू आती है। आई बात समझ में। जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी होती है तभी तो आंसर 1 से छोटा आएगा। तो वो यही पूछ रहा है। तो आगे बात समझ में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Sn से Sn2 कपल इज इतना, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना दे रहा है, एंड दैट ऑफ द क्रोमियम कपल के लिए इतना दे रहा है। द टू कपल ऑफ देयर स्टैंडर्ड कनेक्टेड मेक अ सेल, उन दोनों को जोड़ दिया गया, सेल बना दिया गया। द सेल पोटेंशियल विल बी, बताओ भाई उसका सेल पोटेंशियल यानी कि उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट क्या होगा। क्या इसका फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, ई नॉट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल टू, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब पता क्या होता है, ई नॉट। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड, हाँ, माइनस ई नॉट एनोड। या ऐसे लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन। तुम ये कर सकते हो, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर तुम निकाल रहे हो ई नॉट सेल तो क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें नीचे वाले का रिडक्शन होता है और ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होता है। तो अब बताना इन दोनों में से नीचे वाला कौन कौन सा है। अगर मैं बात करता हूं टिन की, Sn की और क्रोमियम की, दोनों में से नीचे वाला कौन होगा, जिसमें जो नीचे वाला होगा वो उसका रिडक्शन होगा। तो अगर दोनों में से नीचे वाला बात करता हूं तो हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लीके बसर का न मांगे आलम, जिंकर, जिंकर यानी जिंक के बाद क्रोमियम आ रहा है, क्रोमियम ऊपर, जिंकर, फिर कड को नी सन पर, सन नीचे आ रहा है, टिन। आई बात समझ में। तो ये नीचे वाला है, तो नीचे वाले का क्या होता है, नीर, मैंने ट्रिक बताई होगी, नीर, नीचे वाले का रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है
तो इस ऊपर वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब रिडक्शन का जो ई नॉट है, ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू इतनी है और ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू, ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी है भाई रमोला, इतनी। तो अगर तो इन दोनों को माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू क्या है, प्लस 0.15, माइनस माइनस करेगा ना तो बीच में माइनस का साइन। फिर ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन है, एनोड की वैल्यू क्या है, अरे एनोड वाले की वैल्यू क्या है, माइनस 0.74 है भाई रमोला। अच्छा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस और ये भी प्लस, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 7 और 5, 4 और 5 9, ठीक, और 7 और 1 8, यानी कि 0.89। आई बात समझ में, तो इसका आंसर दूसरा चल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पे, तीसरे सवाल पे। द मैग्नेटिक मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू ऑफ क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, मैं तुम बोलता हूं मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल ट्रिक होता है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया उसमें या तो 0.7 ऐड कर दो या फिर 0.8 ऐड कर दो। आई बात समझ में, जितना भी अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा उसमें या तो 0.7 ऐड करो या फिर 0.8 ऐड करो। अच्छा, क्रोमियम 3+ में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, अबे क्रोमियम अगर नॉर्मल लिखे तो 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास, अबे रमोला 3d5 4s1। अबे एक्सेप्शन है रमोला यार, तुझे क्या हो गया, पूरे साल भर पढ़ाते हुए तेरे को यही फिर लास्ट में 3d4 बोल रहा है यार, ठीक। अच्छा, क्रोमियम 3+ का मतलब पता क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक एस से और 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो डी में कितने बच गए, 3d3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया रमोला, एन की वैल्यू कितनी आ गई, रमोला बोलेगा एन की वैल्यू कितनी आ गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया रमोला, एन की वैल्यू आ गई 3। तो अगर एन की वैल्यू 3 आएगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा रमोला, 3.7 या 3.8 कर ले, तो कौन सा इसमें 3.8, आई बात समझ में। तो ये अपने पास हो जाएगा, बोर मैग्नेट्रॉन होता है ना मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू। वैसे मैंने तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बता रखा है, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। लेकिन कभी कभी तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहता, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर 3 की वैल्यू यहां पर रख दोगे अंडर रूट करके तो म्यू की वैल्यू इतनी आएगी। अरे बात समझ में। लेकिन अगर तुम्हें कभी कभी फॉर्मूला याद नहीं रहता मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया उसमें 0.7 या फिर 0.8 ऐड कर लो, तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता है बोर मैग्नेट्रॉन में। अरे बात समझ में आया भाई आदित्य। तो ये अपने पास तीसरा सवाल भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अपने पास है एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइज सल्फाइड 2। देखो भाई, मैंने तुम्हें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवाई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कराई थी, प्लस वाली कटायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एनायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस एनायनिक में अगर बात करते हैं तो सबसे ऊपर आता है SO3 नेगेटिव, दूसरा आता है NO2 नेगेटिव, तीसरा आता है OH नेगेटिव, और फिर आता है फिर कल बाहर आई अंटी, इस तरह से चलता है ना। अच्छा, SO3 ये सल्फाइड किस में कन्वर्ट होता है, SO4 2 नेगेटिव में। अरे मैंने बता रखा है यार तुम लोगों को यार, फिर तुम है ना। NO2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, NO3 नेगेटिव में, और OH नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, O2 में, ठीक। O2 प्लस H2 होता है लेकिन डोमिनेट होता है O2, ठीक। फ्लोरीन नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, F2 में। क्लोरीन नेगेटिव कन्वर्ट होता है Cl2 में, ब्रोमीन नेगेटिव Br2 में, और आयोडीन नेगेटिव I2 में। वो बोल रहा है कि एसिडिफाइड KMnO4 में जो ऑक्सीडाइज होता है सल्फाइड का, सल्फाइड बोले तो SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड का किस में हो जाता है, किससे किस में होता है, तो इससे इसमें हो जाता है, बोले तो SO4 2 नेगेटिव। कौन सा SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड का, यानी SO3 2 नेगेटिव का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, SO4 2 नेगेटिव में। अरे बात समझ में आई। जो एनायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवाई थी, सब चीज करवा रखा। एक भी क्वेश्चन जो है, एक भी क्वेश्चन अगर पेपर में पढ़ाए हुए में से बाहर आएगा तो सारी फीस वापस लेके जाना यहां से, ठीक है। इस चीज का दावा करता हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा रमोला। जितने भी नोट्स में है सारे क्वेश्चन नोट्स से होंगे, बशर्ते नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं और प्रैक्टिस करनी है। आधा नंबर का क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा नोट्स से, इसलिए पहले दावा कर लेता हूं फीस रिफंड का। द करेक्ट IUPAC नेम
इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, और आईयूपीएसी नेम तुम्हें पता है भाई, मैंने बता रखा होगा तुम लोगों को, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम बताया था। देखो सबसे पहले मैं लिगेंड्स लिखता हूं, ठीक है, और लिगेंड्स में अल्फाबेटिक चलते हैं, तो ये अमाइन है ए और ये सी है क्लोरो, तो पहले क्या आएगा, अमाइन आएगा। तो डाई अमाइन जिन जिन में है सब में डाई अमाइन है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद डाइक्लोरो जिन जिन में है सब में डाइक्लोरो है, डाइक्लोरो बोलो चाहे डाइक्लोराइडो बोलो, डायमाइन डाइक्लोराइडो सब में है शुरुआत में। अच्छा उसके बाद प्लेटिनम है, ठीक है, वो सब में है। मेन डिफरेंस क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन यहां पर प्लेटिनम का क्या है, +4, रमोला +2 तो बाहर है और -2 इधर आएगा, -2 भी उधर साइड जाएगा, +2 हो जाएगा, और टोटल कितना आ जाएगा, +4। कौन सा है रमोला +4 वाला, बी वाला, आई बात समझ में। अच्छा चौथा भी था तो +4 वाला, लेकिन यहां पर 8 है, तो 8 नहीं होगा, 8 तो तब होता है जब डब्बे पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब 8 तो तब आता है जब डब्बे पे नेगेटिव चार्ज आता है, आई बात समझ में। प्लेटिनेट तो तब आएगा ना, यहां पर ये प्लेटिनम हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बात ध्यान सुनना, बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे। उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो फिर उसके बाद सरफेस एरिया पे, और अगर सरफेस एरिया भी सेम है तो उसके बाद किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। 3 सीक्वेंस याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले डिपेंड करेगा किस पे, मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसके बाद सरफेस एरिया पे, और सबसे लास्ट में डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो अगर मैं बात करता हूं कि इसमें छठे कार्बन की, अगर मैं छठे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 ब्रोमीन है, 4 कार्बन है, 1 ब्रोमीन है, 4 कार्बन है, 1 ब्रोमीन है। इसका मतलब इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट तो क्या रह गया, सेम। अरे मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट पे, तो मॉलिक्यूलर वेट तो इन तीनों का सेम है। उसके बाद बॉइलिंग, अगर ये नहीं लग रहा तो उसके बाद लगाना बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा उसको बॉइल करने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, है ना। और सरफेस एरिया किसका ज्यादा होता है, जो ज्यादा लंबा होता है। अगर ब्रांच बनती चली जाए तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा रमोला, सेकंड वाले का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। उसके बाद उससे कम इसका होगा, और सबसे कम होगा इसका, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग आएगी। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तीसरे का, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा रमोला तीसरे का, उसके बाद पहले का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इस सेकंड वाले का, क्योंकि उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। तो आंसर जाएगा रमोला सी। आई बात समझ में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अरे बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रमोला, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये हिंदी वाला पोर्शन बीच में आ गया है, आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये चीज ठीक है। अगर मैं 7वें क्वेश्चन को देखता रमोला बखूबी देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब समझते हो, SN2। अरे बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व। SN2 कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो SN1 होता है कौन सा, अरे रेसिमाइजेशन SN1 होता है, और SN2 क्या होता है, छाते जैसा उल्टा, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। अरे बताया था, छाते जैसे एकदम उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन लिखवा रखा है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में। SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ा रखा है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, तो सी जाएगा आंसर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज। नेक्स्ट अपने पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ का मैंने बता रखा है यार, अल्कोहल फिनॉल वाटर। क्या इसमें से एक अल्कोहल है, एक वाटर है, एक फिनॉल है, तो अल्कोहल फिनॉल वाटर में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनॉल। अरे रेजोनेंस की वजह से उसका फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद वाटर, और सबसे कम एसिडिक होता है अल्कोहल। तो आंसर जाता है, आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में, सबसे ज्यादा अल्कोहल फिनॉल वाटर में सबसे ज्यादा। मैंने स्टार करके करवा रखा है ये अल्कोहल फिनॉल में, मैंने स्टार करवाया था इस क्वेश्चन को। अल्कोहल फिनॉल वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है फिनॉल, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, और ये इसमें अल्कोहल में होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट किया जाता है बेसिक की तरफ। आई बात समझ में, तो ये बेसिक हो जाएगा, ये एसिडिक सबसे ज्यादा, और वाटर उससे कम एसिडिक, सबसे कम एसिडिक होगा अल्कोहल। आई बात समझ में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अपने पास द एसिड फॉर्म व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद CO2। प्रोपाइल
प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब समझते हो? अरे 3 कार्बन है प्रोपाइल और बीच में क्या लग गया, MgBr। क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया? अबे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर मैं CO2 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? CO2 ऐड करने पर क्या हो जाएगा भाई? उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। उसके बाद बोल रहा है एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो आगे क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बन का यहां पर अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिडिक हाइड्रोलिसिस ना, ये 2 कार्बन है। अरे ये नहीं बनेगा, ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक, 3 कार्बन ये रहेगा जो प्रोपाइल है और 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होगा, यानी कि 4 कार्बन ये वाला रहेगा। ठीक है रमोला? ठीक है, तो 3 कार्बन तो प्रोपाइल का है, 1 कार्बन CO2 का आएगा और CO2 का फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यानी कि पहला आंसर जाएगा भाई रमोला इसका। है रमोला? पहला आंसर जाएगा इसका, ये याद रखना है। अरे ये यहां पर ये चीज होता है ना यार रमोला, तू भी कैसी बात कर रहा है? क्या यहां पर MgBr प्लस CO2 है, यहां पर ये प्रिपरेशन करवा रखी है। ठीक है, अगर इसमें मैं क्या कर दूं, इसमें मैं क्या कर दूं, Br को हटा दूं और CO2 का ऐसा लिख दूं, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज, तो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। अच्छा, MgBr में Mg पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव जुड़ेगा इस कार्बन पॉजिटिव के साथ और MgBr जुड़ेगा इसके साथ, तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3 कार्बन ये है, ठीक, ये इस कार्बन के साथ जुड़े, कार्बन पॉजिटिव के साथ, इसके साथ, और आगे रहा C डबल बॉन्ड O, कार्बन पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव वाले कार्बन वाली लाइन जुड़ गई और ऊपर क्या रहेगा? O नेगेटिव, और O नेगेटिव के साथ क्या आया? MgBr। आई बात समझ में? अरे O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। अब फाइनली क्या होगा? हाइड्रोलिसिस कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव करवा रखी भाई ये रिएक्शन यार। तो अब क्या होगा? यहां से मिलेगा OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक, OH नेगेटिव कहां जाएगा? इस Mg पॉजिटिव के साथ चल जाएगा और O नेगेटिव किसको खींचेगा? H पॉजिटिव को। और फाइनली क्या बनेगा? 3 कार्बन ये हैं और चौथा कार्बन ये है, डबल बॉन्ड O, और इस सिंगल O नेगेटिव पे क्या लग गया आएगा? H पॉजिटिव। तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया? चौथा कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड और 3 कार्बन का प्रोपाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, चौथा कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, करवा रखा है ये। नेक्स्ट, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेनामाइड इनटू प्रोपेनामाइन। बताओ यार, प्रोपेनामाइड को प्रोपेनामाइन में बदलो। अरे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अरे बात समझ में है? प्रोपेनामाइड को प्रोपेन में बदल रहे, प्रोपेनामाइन में बदल रहे हैं यार। प्रोपेनामाइड क्या है? अरे प्रोपेनामाइड क्या है? 3 कार्बन है और CONH2, ये प्रोपेनामाइड है। इसको बोल रहा है कि इसमें बदलो, इसमें। इसका मतलब इस ऑक्सीजन की जगह पे रिडक्शन करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। अभी बात समझ में? और अगर मैं यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता हूं रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन लग जाएगा, प्रोपेनामाइन बन जाएगा। और एक और भी है हॉफमैन ब्रोमाइड, पर उसमें क्या हो जाएगा? बीच का पूरा CO गायब हो जाता है। अरे पता है ना तुम लोगों को हॉफमैन ब्रोमाइड, Br2KOH की प्रेजेंस में, तो उसमें बीच का CO गायब होता है। लेकिन यहां पर CO गायब नहीं करना, प्रोपेनामाइड से प्रोपेनामाइन बनाना, तो सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो यार, यानी ये वाला रेड फॉस्फोरस HI भी है। ठीक है, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये आयोडीन है I2, HI नहीं है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड होता तब सही था। ठीक है, अगर रेड फॉस्फोरस HI होता तो तब तो ठीक था, लेकिन यहां पर I है, केवल I2 है, मतलब HI नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास अगर ये Br2 एक्वस NaOH, तो ये पता क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड है, और हॉफमैन ब्रोमाइड में से बीच का CO पूरा गायब हो जाएगा। इसका मतलब केवल ये वाला ऑप्शन बच गया अपने पास। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अपने पास चौथा जो क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने पास 11 क्वेश्चन अगर चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है? बिल्कुल सही बात है ये। अरे ये तो सही है ना। अच्छा, ऑन हीटिंग विद HI फॉर्म N-हेक्सेन, बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज का कंफर्मेशन टेस्ट। इट एग्जिस्ट इन
फ्यूरेनोज। अबे फ्यूरेनोज तो उसमें होता है फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप। फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को तो कहते हैं फ्यूरेनोज। इसका मतलब ग्लूकोज को तो क्या कहते हैं, पायरानोज। अबे ग्लूकोज को पायरो रिंग के साथ रिजेंबल करते हैं तो पायरानोज कहते हैं। फ्यूरेनोज तो फ्रक्टोज को कहते हैं। इसका मतलब यही क्या है, गलत है। बाकी तीनों क्या है, सही है। इट डज नॉट गिव्स सिप्स बेस, जैसे हमने क्वेश्चन भी कह रहे थे ना, सिप्स बेस नहीं, सिप्स टेस्ट नहीं देते ग्लूकोज। ये तीनों बातें ग्लूकोज के लिए सही है, एक ही चीज गलत है। तो वो यही तो बोल रहा है कि कौन सी चीज बताइए, रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि जो सही नहीं है। तो वो कौन सा सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है। तो आंसर जाएगा इसमें सी वाला सही नहीं है ग्लूकोज के लिए, क्योंकि वो बात फ्रक्टोज के लिए। तो बात समझ में आ रही है। हाँ, नेक्स्ट अपने पास है एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट, है ना। कच्चा आम कहां रख दिया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया। और किसके लिए, अचार बनाने के लिए। तो क्या होगा, अरे पानी सारा बाहर निकलेगा, अरे सिकुड़ जाएगा ना यार। उसके अंदर जो पानी कंसंट्रेटेड में रख रहे, अगर डाइल्यूट में रखते हैं तो पानी अंदर जाता और वो फूल जाता। जैसे बस दाल भिगोते हैं ना पानी में, तो अंदर चल जाता ऑस्मोसिस, ठीक। तो वो क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब अंदर जा रहा पानी। लेकिन यहां पर क्या होगा, उससे पानी बाहर निकल जाएगा और वो सिकुड़ जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो कौन सा है इसमें, लूज वाटर ड्यू टू, लूज मतलब एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, अरे बाहर निकल रहे हैं। तो ये वाला डी वाला जाएगा, लूज वाटर, ठीक है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर चलते हैं, अच्छा नेक्स्ट 13 से लेकर 16 के बीच में क्या आ गया है, AR क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, असर्शन रीजन में पता क्या सिस्टम होता है, अगर A सही है और B भी सही है और B क्या कर रहा है, A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर जाता है A। और A भी सही है और B भी सही है, लेकिन B जो है रीजन है वो A को कहीं से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर जाएगा B। आई बात समझ में। और नेक्स्ट हमारे पास होता है भाई A सही है लेकिन B, यानी रीजन असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो आंसर क्या जाएगा, C। और लास्ट क्या होता है यहां पर, हाँ A ही गलत, अगर A ही गलत हो जाएगा तो आंसर D जाएगा। तो इस तरह से याद रखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं असर्शन में, तीसरे 13 वाले क्वेश्चन का असर्शन A वाला पोर्शन देखते हैं। वो बोल रहा है कि ये जो अपने पास कंपाउंड है एंड ये जो कंपाउंड है आर द एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक का मतलब समझते हो, जिसमें एक ही तरह के लिगेंड्स होते हैं, उसको कहते हैं होमोलेप्टिक। और हेट्रोलेप्टिक क्या होता है, जिसमें अलग अलग डिफरेंट मैंने पढ़ाया था यार, ये टाइप लिखवा रखे हैं, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक। तो क्या इसमें सारे एक ही जैसे लिगेंड्स है, 6 के 6 वाटर, क्या इसमें भी 6 के 6 एक ही जैसे हैं? तो कहने का मतलब होमोलेप्टिक है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ए वाला सही है। दूसरा, ऑल द लिगेंड्स अटैच टू द मेटल आर द सेम, बिल्कुल सही। कि होमोलेप्टिक चीज वो होगी जिसमें सारे लिगेंड्स एक जैसे होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो क्या ए भी सही है और बी भी सही है, और बी किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ए वाली बात को, होमोलेप्टिक को एक्सप्लेन कर रहा है ना बी। तो इसका मतलब ये दोनों सही हैं और बी ए को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यानी रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर जाएगा ए पे, आंसर जाएगा। दूसरा अपने पास क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन ऑर्डर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट इन सब में से ज्यादा होगा। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, अरे सही है ना। जैसे मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन का ज्यादा, फिर ब्रोमीन का कम, क्लोरीन का कम, सबसे कम फ्लोरीन का। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले प्रायोरिटी है। नेक्स्ट अगर बात करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, बिल्कुल सही। आई बात समझ में, कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है। अब एक बात ध्यान सुनना, क्या ये इसको रीजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब रीजन ए को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर मैं बोलता कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है,
तो कारण क्या होता है, रीजन क्या होना चाहिए था, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट या फिर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आयोडीन का बड़ा है तो ज्यादा सरफेस एरिया। तो अगर रीजन में यह होता तो फिर पहला वाला आंसर जाता है, अरे जाता पहला वाला आंसर। लेकिन रीजन भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है किससे, नॉर्मल एल्केन से। यह बात सही है, लेकिन यह बात इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। दोनों बात सही है लेकिन यह बात इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो आंसर कौन जाएगा भाई, रमोला। आई बात समझ में? हाँ, तीसरी जो बात है अपने पास 15वां जो क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन अपने पास क्या चल रहा है, असर्शन क्या दे रहा है रमोला। अगर 15वां क्वेश्चन हम देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। अच्छा, इथेनॉल क्या है, सी ये OH, और मिथॉक्सीमीथेन क्या है, मिथाइल इधर और इधर भी मिथाइल, मिथॉक्सीमीथेन। इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, इथेनॉल का। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यार। अरे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अरे मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है, सरफेस एरिया भी सेम है। अब तीसरा कंडीशन बच जाता है केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम। क्यों? यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इसलिए क्योंकि यहां पर अल्काइल हिंड्रेंस एक ही साइड से, तो अल्काइल हिंड्रेंस कम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा। और अगर यहां पर दोनों साइड से अल्काइल हिंड्रेंस है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनेगा। तो जहां पर जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वो कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगा तो उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। रीजन क्या दे रहा है, देयर इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे यार देखो, बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो सही है ना। अरे बिल्कुल सही है, यानी कि ए बात भी सही है और ये बात भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है और इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसके रीजन बता रहा है ना ये चीज। तो आंसर क्या जाएगा रमोला, दोनों सही है, दोनों सही है। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, आंसर क्या जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट अपने पास है 16वां क्वेश्चन, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तुम्हें पता है ग्लाइसिन क्या होता है, अरे ग्लाइसिन क्या होता है, कार्बन है और देखो अमीनो एसिड की 3 बॉन्ड तो फिक्स होते हैं, एक तो NH2, एक हाइड्रोजन और एक COH। लेकिन चौथे पे यहां पर ग्लाइसिन पे क्या लग जाता है, H लग जाता है। भाई 3 बॉन्ड तो सेम होंगे, लेकिन चौथा बॉन्ड अगर हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप या कोई और ग्रुप आता है तो वो बाकी अमीनो एसिड में दिखता है। लेकिन ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें चौथे बॉन्ड पे भी हाइड्रोजन लगता है। तो क्या इस कार्बन की, इस बीच वाले कार्बन की 2 वैलेंसी सेम हो गई तो ये अकायरल कार्बन बन जाएगा। और अकायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई बात समझ में? तो ग्लाइसिन एक अकेला अमीनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी इसके अलावा सारे अमीनो एसिड क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि उसमें चौथे पे क्या होगा, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप होगा या फिर कुछ और ग्रुप होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। अरे बात समझ में? तो सारे अमीनो एसिड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो वो क्या बोल रहा है, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि ग्लाइसिन को छोड़ के सारे अमीनो एसिड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अरे बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अपने पास मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव एल कॉन्फ़िगरेशन। ज्यादातर क्या होता है, एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो दूसरी बात भी सही है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रही है, असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कायरल की वजह से इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। भाई दोनों बातें सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आंसर क्या जाएगा रमोला? बात समझ में आ रही तेरे को? तो ये अपने पास असर्शन रीजन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं रमोला, नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं असर्शन रीजन में कोई डाउट है रमोला को? अब हम चलते हैं खंड ख पे, या बोले तो सेक्शन बी पे। अच्छा, सेक्शन ए पे किसी को कोई डाउट है? सेक्शन ए पे किसी को कोई डाउट है भाई? नहीं? तो अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ चल रहे हैं। सेक्शन ए में किसी को कोई डाउट नहीं है। सेक्शन बी में अपने पास क्या है? अच्छा, 17वां क्वेश्चन आ रहा है कि बोला ऐसा ऐसा गिव रीजन मतलब कारण बताना है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सबसे पहला है कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन ओपन पैन। सिंपल सी बात है यार, प्रेशर कुकर में रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट बढ़ाने से क्या होगा, अंदर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। अरे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा
काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है, चीजें जल्दी पक जाती है, ये जल्दी गल जाता है। आई बात समझ में? पकना तो नहीं बोल सकते, जल्दी गल जाते हैं। लेकिन ओपन में क्या होगा, कोई प्रेशर ही नहीं होगा पड़ेगा। भाई नीचे से टेम्परेचर बढ़ा रहे, ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे, तो दाल क्या होगी, आसानी से गल जाएगी। पकना तो दूर की बात है, पकता नहीं है वैसे कुकर में खाना, गलता है। इसलिए कुकर वाली चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब तुम कुकर वाली चीजें खाते हो तो वो पका हुआ नहीं खाते हो, हाँ वो गला हुआ खाते हो। तो कुकर वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए, पकानी चाहिए इस चीजों को, ठीक है। क्योंकि नीचे से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होगा, वो चीज गल रही है चीजें। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि कुकर में क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है काम ओपन पैन के अलावा। तो उसमें क्या होगा, कुकर में प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, प्रेशर की वजह से वो गल जाती चीजें, ठीक है। टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, इतना लिखना है, ये तो कॉमन सी बात है ना। हाँ, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ऑन मिक्सिंग लिक्विड X एंड लिक्विड Y, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव टाइप का सॉल्यूशन जा रहा है, नेगेटिव डेविएशन जा रहा है ना अपने पास। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन अपने पास जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन। मैंने बता रखा है यार ये सॉल्यूशन। व्हाट चेंज ऑफ द टेम्परेचर्स वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड X एंड Y, ठीक है। तो क्या होगा, अरे यार वेपर प्रेशर क्या होगा, नीचे चल जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर नीचे चल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरे नेगेटिव डेविएशन का है यार, ग्राफ नीचे जाता है नेगेटिव डेविएशन में। एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन के पता है कौन 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 से? अरे कोई भी कंसंट्रेटेड ऐसे ले लो, उसमें पानी डाल दो, तो ग्राफ ऐसे नीचे चल जाता है ना भाई। वो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, सीधे सीधे ग्राफ जाते हैं जीरो के। नॉन आइडियल की तरफ आ जाता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, अरे नॉन आइडियल की तरफ आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो नॉन आइडियल में पॉजिटिव में क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ, और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा उसमें पॉजिटिव में। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और वेपर प्रेशर भी। आई बात समझ में? तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल के साथ। अच्छा, अगर तुम्हें ये पहला वाला क्वेश्चन नहीं आता तो इसमें और भी बना दिया इसने। और वाला क्या हो जाएगा, डिफाइन एजोट्रॉप्स। और एजोट्रॉप्स मैंने बताया था, दो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर जिसका कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हो, उसी को क्या बोलते हैं, एजोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक। तो एजोट्रॉप दो प्रकार के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है ना, उसमें नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल आ जाता है, और जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है उसमें मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल आ जाते हैं, ठीक। तो अगर तुम बात करते हो व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रॉप फॉर्म, तो बोलोगे नेगेटिव, मतलब व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रॉप, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के एजोट्रॉप होते हैं ना, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग। तो मैक्सिमम बॉइलिंग को डिपेंड करेगा कौन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन, उल्टा होता है ना। और ऐसे ही मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो फिर पॉजिटिव डेविएशन जाएगा, ऊपर चल जाएगा ग्राफ। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें, तो वो यही बोल रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रॉप इज फॉर्म बाय द नेगेटिव डेविएशंस। नेगेटिव डेविएशन कौन सा एजोट्रॉप बनाएगा, अरे नेगेटिव डेविएशन कौन सा एजोट्रॉप बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। अरे बताया ना मैंने। तो इस तरह के, गिव एन एग्जांपल, बताओ नेगेटिव डेविएशन क्या। अबे HNO3 प्लस H2O, HCl प्लस H2O, है ना, H2SO4 H2O, तो ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट अपने पास, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बताओ, ये सिंपल सी केमिकल इक्वेशन है जिसमें मैंने तुम्हारे पास बैलेंसिंग भी करा रखा है DNF में, ठीक है। KMnO4 है, MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, Mn2 पॉजिटिव में, एसिडिक मीडियम में है ना। और I नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, I2 में। आई बात समझ में, ठीक। फिर यहां कितना है, यहां ऑक्सीजन 4 है, तो यहां क्या करो, 4 पानी डालो, ऑक्सीजन 4 हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन इधर 8, लेकिन यहां हाइड्रोजन क्या है, 16, ठीक। तो इसका मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तो 8 हाइड्रोजन हो गया। 8 हाइड्रोजन की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन कितना हुआ, 8, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गया, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। आयोडीन यहां पर क्या है, 10, यहां 5 लगा दे,
Mn यहां पर क्या है 2, यहां 2 लगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई। आई बात समझ में? अरे करा रखा है यार तुम लोगों को ये आयोडीन के साथ, ठीक, और आयरन के साथ भी करा रखा है। अच्छा K2Cr2O7 किस में बदलता है? Cr3 पॉजिटिव में। और Fe एसिडिक मीडियम में किस में बदलता है? Fe2 पॉजिटिव किस में? Fe3 पॉजिटिव में यार। सिंपल सी बात है यार, करा रखा है। अच्छा यहां पर ऑक्सीजन 7, तो यहां क्या करो 7 पानी डालो यार। हाइड्रोजन क्या हो गया 14, तो हाइड्रोजन यहां भी 14 होगी बराबर, ठीक। क्रोमियम 2 है, यहां 2 लगा दो। आयरन 6 है, यहां 6 लगा दो यार। आई बात समझ में? तो सिंपल सी चीज है, ये चीजें हो जाती है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास अगर चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजीडाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देन प्रोपेनल? बिल्कुल सही बात है, जस्टिफाई योर आंसर। वो बोल रहा है कि प्रोपेनल और बेंजीडाइड इन दोनों में से ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा। अबे यार बेंजीडाइड की अगर बात करते हैं, ध्यान सुनो, बेंजीडाइड ये है, ये बेंजीडाइड है, ठीक, और दूसरा प्रोपेनल क्या है? ये प्रोपेनल है। अच्छा ये जो प्रोपेनल है किस कार्बन के साथ जुड़ रखा है? sp3 कार्बन के साथ जुड़ रखा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ। लेकिन ये एल्डिहाइड किसके साथ जुड़ रखा है? यहां पर बेंजीन वाला कार्बन यानी sp2 कार्बन के साथ। और sp2 कार्बन में रेजोनेंस में आएगा बेंजीन, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अरे ये यहां पर क्या होगा, आसानी से नहीं टूटेगा ना ये बॉन्ड। अरे sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो ये वाला होगा स्टेबल और ये वाला होगा कम स्टेबल, इसके कंपैरेटिवली ये अनस्टेबल हो गया। अच्छा ज्यादा रिएक्ट कौन करता है, स्टेबल वाला कि अनस्टेबल वाला? अरे जो स्टेबल है वो तो अपने आप स्टेबल हो चुका है, वो रिएक्ट करेगा नहीं। अब कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा? अनस्टेबल वाला। तुम बोलोगे कि प्रोपेनल में क्या है, sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन यानी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आसानी से टूट के रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रेजोनेंस आएगा बेंजीन में, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं रमोला 20वें क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ए और बी को बताइए। भाई रमोला यार बताओ, सिंपल सी रिएक्शन है ये SN1 रिएक्शन नहीं है क्या? क्लोरीन को हटा के CN लगा दें, ठीक, और CN फिर यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कर रहा है, तो फिर CN को किस में बदल दे, हाइड्रोजन ऐड कर दे कार्बन में भी और नाइट्रोजन में भी, अमाइंस बन जाएगा। रमोला क्या यहां पर ये 2 कार्बन है और Cl की जगह क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, साइनाइड A वाला। और इसमें अगर हाइड्रोजन डाल के क्या कर देगा रमोला, तो C पे भी हाइड्रोजन लगाएगा CH2 और N पे भी हाइड्रोजन लगाएगा NH2, तो ये प्रोपेनामाइन बन जाएगा यार रमोला। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपने पास है रमोला, ये अपने पास क्या है, एनिलीन। बेंजीन पे क्या लग रखा है, NH2, तो ये एनिलीन है। एनिलीन में NaNO2HCl डाला है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे बड़ी डरावनी काली रात थी, उसका कब भी काला हो गया, बाहर मौसम ठंडा था। अरे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो ट्रिक बताई थी तुम्हें, अनिल संडे को HCl के साथ सोने गया, बाहर मौसम ठंडा था, इस तरह से बताया था ना ट्रिक। तो इसका मतलब ये क्या है, यहां से यहां बनेगा डायोजोनियम सॉल्ट। अरे बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट बनेगा, बड़ी डरावनी, मतलब बेंजीन डायोनियम यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डायोजोनियम। अच्छा डायोजोनियम में हमने क्या कर दिया, ये NH2 जोड़ दिया, कपलिंग रिएक्शन कर दी, कपलिंग एजोडाइट टेस्ट या कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें पता क्या होता है, यहां से क्या होगा, Cl हटेगा और यहां से ये पूरा ग्रुप हटेगा। ये NH2 ग्रुप नहीं, यहां पैरा ये NH2 नहीं, यहां बेंजीन का क्या होता है, जैसे ये अपने पास है ना, ऐसा बेंजीन है और बेंजीन पे क्या लग रखा है, ये NH2 लग रखा है, एनिलीन लग रखा है, ठीक। तो एनिलीन का जो पैरा वाला हाइड्रोजन होता है ना, वो पैरा वाला हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हटता है और यहां से Cl हटता है, तो ये N2 इस पैरा वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है और इस तरह से बॉन्ड बनता है। तुम्हें पता है डाई बनता है, ये ऑरेंज डाई ना, येलो डाई बनता है। ऑरेंज डाई तो अल्कोहल के साथ बनेगा, फेनॉल के साथ, है ना। तो यहां पर ये N2 ऐसा रहता है, N डबल बॉन्ड N, और ये N2 किसके साथ जुड़ जाता है, इस पैरा वाली पोजीशन के साथ, और ये बन जाएगा ये पैरामाइन एजोबेंजीन बोलते हैं इसको, जो कि अपने पास होता है येलो डाई। अरे करवा रखा मैंने यार अमाइन वाले चैप्टर में, येलो डाई और ऑरेंज डाई, इसका बनेगा येलो डाई। लेकिन अगर इसकी जगह पे, ये एनिलीन की जगह पे अगर यहां पर क्या होता है फेनॉल, तो बनता है ऑरेंज डाई। सेम चीज, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल के ऑरेंज डाई बन जाता है।
अरे बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये येलो डाई बनता है, ये कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, या फिर एजोडाइट एसिड। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व विद डी ग्लूकोज, ये बताओ यार ग्लूकोज की रिएक्शन करनी है किसके साथ? HCN के साथ। तो ये क्या, अरे ये कंफर्मेशन टेस्ट है, किसको कंफर्म करता है? ये एल्डिहाइड ग्रुप को, है ना। ग्लूकोज में अगर जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ऊपर वाला CHO, मैं केवल ऊपर वाला कार्बन बना रहा हूं, बाकी सब नीचे वाला है। जैसे मैं बात करता हूं, ये CHO है और बीच में क्या होगा? CHOH का होल 4 होगा ग्लूकोज का, और लास्ट में क्या होगा? CH2OH, ठीक। अगर रमोला इसमें HCN डालता है तो पता क्या होता है, यहां पर फिर पाई बॉन्ड 6 रखता है ऊपर ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव पे जुड़ेगा CN नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव पे जुड़ेगा CN नेगेटिव, और H पॉजिटिव जुड़ेगा किस पे? O नेगेटिव पे। तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है, जो ये C डबल बॉन्ड O था नेगेटिव, O नेगेटिव पे H चल जाता है, और कार्बन पॉजिटिव पे क्या आ जाएगा? कार्बन पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा CN, और ये H ऐसा रहेगा, बीच में ये CHOH का होल 4 और CH2OH ऐसा रहेगा। आई बात समझ में? ये क्या बताता है कि यहां पर क्या है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। क्या बताता है HCN कि इसमें क्या है? ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप का कंफर्मेशन करता है। लेकिन ब्रोमीन वाटर क्या काम करता है? ब्रोमीन वाटर क्या काम करता है? ब्रोमीन वाटर क्या काम करता है? ब्रोमीन वाटर क्या करता है? एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। तो जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ब्रोमीन वाटर क्या करेगा? अगर इसमें तूने ब्रोमीन वाटर डाल दिया ना, ब्रोमीन वाटर, तो ये क्या करेगा? एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, यानी कि ये COOH हो जाएगा एल्डिहाइड, और बीच में क्या रहेगा? वो CHOH का होल 4 और लास्ट में CH2OH। इस तरह से ये बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। और ये क्या कंफर्मेशन करता है? ब्रोमीन वाटर कि ग्लूकोज में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। HCN कंफर्मेशन करता है ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, और ब्रोमीन वाटर कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है एल्डिहाइड का ब्रोमीन वाटर। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं रमोला। नेक्स्ट हम बात करते हैं 22वां क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास इतना इन वाटर हैज द बॉइलिंग पॉइंट इतना, ठीक है। ग्लूकोज अगर पानी में, रमोला ग्लूकोज अगर तूने कहां डाला? हाँ, ग्लूकोज को तूने पानी में डाला, यानी C6H12O6, ग्लूकोज अगर तूने पानी में डाला तो सॉल्यूशन बना रमोला, ठीक है। उस सॉल्यूशन को जो फ्रीजिंग पॉइंट है रमोला, उस सॉल्यूशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, है ना, ग्लूकोज इन वाटर हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी TBS कितना बना रमोला? 100.20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशंस मोलर कांस्टेंट फॉर वाटर KF KB, ठीक है। KF की वैल्यू इतनी है, KB की वैल्यू इतनी है। बताओ यार रमोला, इसमें सबसे पहले क्या निकालेगा? क्या तेरे को पता है? डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है? KB MI। ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक। क्या तेरे को KB की वैल्यू दे रखी है? ठीक। क्या तुझे डेल्टा TB पता चल जाएगा? डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TB इज इक्वल टू, अरे यार, TBS माइनस TB नॉट, हेलो रमोला। और वाटर के लिए TB नॉट, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना मोला। और TBS सॉल्यूशन के लिए क्या है? 100.20। इसको घटाएगा तो डेल्टा TB आ जाएगा रमोला तेरे पास 0.20 केल्विन। अरे टेम्परेचर केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड में सेम आता है अगर चेंज है तो, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या आता है? सेम। तो क्या इतना केल्विन आ गया अपने पास? तो डेल्टा TB की वैल्यू आ गई, KB तेरे को पता है, I तेरे को पता है, केवल तेरे को क्या नहीं पता? M। तो M इक्वल टू निकाल देगा तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा रमोला? डेल्टा TB अपॉन KBI। अगर तेरे पास M आ गया, क्या तू डेल्टा TF निकाल सकता है रमोला? डेल्टा TF इक्वल टू KF MI। I तो 1 है, M की वैल्यू तो इधर से रख देगा, KF की वैल्यू तेरे को दे रखी है, डेल्टा TF आ जाएगा। अगर तेरे पास डेल्टा TF आ गया रमोला, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? TF नॉट माइनस TFS, यानी सॉल्यूशन का और ये सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का तुझे पता है ना फ्रीजिंग टेम्परेचर वाटर का कितना होता है? अरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो तुझे सॉल्यूशन का निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है तो TF नॉट को इधर लेके जाएगा, TFS आ जाएगा।
अरे आएगा बात समझ में? अरे डेल्टा टीएफ तो तेरे इधर से आ गया रमोला, एम इधर से रखेगा, आई तेरे को पता है 1, एम इधर से रखेगा, केएफ तुझे पता है, यहां से डेल्टा टीएफ आएगा, डेल्टा टीएफ की वैल्यू रखेगा, इसकी वैल्यू 0 रखेगा तो तेरे पास क्या आ जाएगा? टीएफएस आ जाएगा। तो वही निकालना है इसमें यार, सिंपल सी बात है, निकाल दोगे ना? अरे कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हो, समझा दिया मैंने। नेक्स्ट अपने पास स्टेट द फॉलोइंग कोरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन एंड, अच्छा पहले कोरास लॉ एक्सप्लेन करना है। कोरास लॉ क्या होता है? किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इंफिनिटी डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर कैटायंस और एनायंस, यही तो कोरास लॉ है। और कोरास लॉ की एप्लीकेशन भी मैंने करवाई थी, एप्लीकेशन भी पढ़ लेना, क्वेश्चन कभी कभी एप्लीकेशन से आता है। टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, पहला एप्लीकेशन, आई बात समझ में? दूसरा एप्लीकेशन क्या है? टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी। तीसरा एप्लीकेशन क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 एप्लीकेशन मैंने बताई थी इसकी, ठीक? तो कोरास लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास है फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे उतना ज्यादा आयन डिसोसिएट होगा और उतना ज्यादा चिपकेगा, उतना ज्यादा डिपॉजिटेड होगा इलेक्ट्रोड पे, यानी कि द वेट ऑफ आयन इज डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी Q इज इक्वल टू ZIT। अरे Q इज इक्वल टू ZIT है फर्स्ट लॉ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उतना ज्यादा वेट ऑफ आयन। अरे यार W इज इक्वल टू ZIT भाई, W इज इक्वल टू वेट ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहां पर क्या कर सकते हैं? W यहां पर कांस्टेंट आता है ZQ, और Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू T, तो ZIT हो जाएगा। W इज इक्वल टू ZIT। The weight of ion is deposited at electrode is directly proportional to the quantity of electricity, यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अरे ये एक्सप्लेन करना है तो बहुत इजी, आई बात समझ में? अब नेक्स्ट अपने पास है यूजिंग द E0 वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन इन द बिलो द प्रिडिक्ट विच ऑफ द बेटर कोटिंग। कोटिंग मतलब चिपक जाना, कोटिंग मतलब चिपक जाना है। और चिपकता कौन है? नीचे वाला, नीचे वाला चिपकेगा, मैंने बताया था। अगर छापा है तो छापा चिपकेगा, अदरवाइज कोई मेटल डिपॉजिट नहीं होता, मैंने बताया था। कैथोड पे, अरे आई बात समझ में? कैथोड पे अगर मैं बात करता हूं तो छापा चिपकेगा, अदरवाइज नहीं चिपकेगा, है ना? तो कहने का मतलब है नीचे वाला चिपकेगा, और नीचे वाला जो चिपकेगा इस तरह से, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए कम। इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा, देखो जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन, नीर वो वाले टॉपिक पता है ना तुम्हें? नीर, नीचे रिडक्शन, नीचे वाला चिपकेगा, नीर याद रखना, नीचे वाला चिपकेगा, नीचे वाला का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब ज्यादा नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? अब एक बात ध्यान सुनना, क्या यहां पर Fe का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.4 है? अब इससे ज्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है वही इस पे चिपकेगा, तो इससे ज्यादा किसका है? माइनस में, मतलब देखो उससे कम मतलब है ना, इससे कम की बात होती है। माइनस में तो जो जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतना कम हो जाता है। आई बात समझ में? अच्छा, तो इससे नेगेटिव में कौन है? ये वाला ज्यादा, तो जो जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना ज्यादा चिपकेगा या उतना ज्यादा रिड्यूस होगा। इस तरह से याद रख लेना ट्रिक, जो जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना ज्यादा चिपकेगा, उतना ज्यादा डिपॉजिट होता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब कौन डिपॉजिट हो रहा है आयरन पे आसानी से, है ना? कौन सा? एक्स वाला, क्योंकि वो जितना ज्यादा नेगेटिव है वो आयरन से भी नेगेटिव है, जो आयरन से नेगेटिव होगा वही ज्यादा डिपॉजिट होगा। अरे बात समझ में आ रही है? आई बात समझ में? तो ये वाला डिपॉजिट होगा, इस तरह से याद रखना है, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा रिडक्शन, या फिर जिसकी वैल्यू जितनी छोटी उतना ज्यादा चिपकेगा। आई बात समझ में? तो छोटी इन्हीं की तो इसी की तो वैल्यू है। अरे नेगेटिव में जो बड़ी है वो छोटी हो जाएगा यार, या फिर सिंपल इतना याद रख लो, जो जितना ज्यादा नेगेटिव वो उतना ज्यादा चिपकेगा। ठीक है? अच्छा सिंपल इस तरह से याद रख लेना, सिंपल सा तरीका, तुम पे बुरी आदतें आसानी से चिपकती हैं या अच्छी आदतें? बुरी आदतें आसानी से चिपकती है ना, कि आजा मेरी तरफ, यानी नेगेटिव वाली चीजें ज्यादा आसानी से चिपक जाती हैं। तो जो जितना ज्यादा नेगेटिव है वो उतना ज्यादा चिपक जाता है। इस तरह से समझ लेना, सिंपल सी बात, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा रिड्यूस होगा, उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा।
अ सर्टेन रिएक्शन 50% कंप्लीट, अरे 50% कंप्लीट मतलब हाफ रिएक्शन, हाफ टाइम 20 मिनट में कंप्लीट होता है, इसका मतलब टी हाफ क्या होगा, है ना रमोला, टी हाफ क्या होगा इसका 20, टी हाफ 20, और टेम्परेचर इतना है केल्विन, है ना, अरे टेम्परेचर इतना है T1, मान लीजिए T1 टेम्परेचर इतना है, ठीक है। एंड दीज सेम रिएक्शंस 50% कंप्लीट इन 5 मिनट। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर T2 कर दे टेम्परेचर, तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बताओ इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन, ये क्या होगा। क्या तुझे रमोला, तुझे ये फॉर्मूला पता है अरेनियस कॉलिजन थ्योरी का, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन RT होता है, 8.3 होता है ना यहां पर, अरे नीचे क्या होता है, अरे बताओ 8.3, अरे इस तरह से होता है ना R, है ना, या फिर 2.3 इस तरह से होता है। मैं सिंपल यहां पर पता क्या होता है, नीचे क्या होता है 2.314 इंटू R होता है, और ब्रैकेट के बाहर होता है क्या, ब्रैकेट के अंदर होता है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये होता है ना। तो T1 T2 तो तुम्हें दे रखा है, T1 T2 तो रख सकते हो, लेकिन यहां पर EA तुम्हें निकालना है, तुम यहां पर R की वैल्यू क्या रखोगे 8.314, और अगर 2.303 इंटू R की जगह तुम सिंपल क्या रख सकते हो, मैंने तुम्हें बता रखा है K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या EA अपॉन, सीधा इन दोनों, अगर R की वैल्यू 8.31 की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो सीधा क्या आता है 19.1, बता रखा है मैंने इसको, सिंपल 19.1 को 20 भी बोल सकते हो, 1 अपॉन T1, अगर यहां जाएगा तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये इधर और ये इधर, और अपॉन T1 T2 ये हो जाएगा, ठीक। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें उसके लिए क्या चाहिए, K2 और K1 चाहिए। अच्छा K1 और K2 क्या है, अबे ये अपने पास रेट कांस्टेंट है ना, और रेट कांस्टेंट यहां से निकाल सकते हैं यार, हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की K की वैल्यू क्या होती है भाई, हम बोला यार 0.693 अपॉन T हाफ, हेलो रमोला, तो K1 क्या रखेगा तू रमोला, K1 कैसे निकलेगा, K1 कैसे रखेगा, अगर T1 T हाफ 20 वाला रखा, ठीक है। K2 कैसे रखेगा रमोला, हाँ अपॉन 5 मिनट रख देना, तो K1 और K2 की वैल्यू आ जाएगी, मिनट में रहने देना, तो K1 K2 की वैल्यू आ जाएगी, तो log K1 K2 की वैल्यू भी कर दोगे खत्म, तो यहां पर EA, अब तुम्हारे पास EA ही तो बच गया, अरे बात समझ में आई, तो आंसर आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट द एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज, इनमें से 3D ट्रांजिशन सीरीज ये दे रखी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। कॉपर हैज एक्सपेरिमेंटली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू वाई, अगर कॉपर की ये पॉजिटिव वैल्यू क्यों होती है यार, क्योंकि स्टेबिलिटी हो जाएगी कॉपर का, भाई अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जा रहा होगा, अरे +2 से +1 ज्यादा स्टेबल है ना कॉपर का, +2 में क्या होगा, +2 में क्या होगा कॉपर 3D9, और +1 में क्या होगा 3D10, तो +2 से +1 जाना चाहिएगा ना आसानी से, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है, तो तब तुम लिखोगे 3D9 से 3D10 जा रहा है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से ऐसा हुआ है। Which element is a strongly reducing agent of +2 oxidation state on the Y? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल है, तो मेरे हिसाब से क्रोमियम, क्रोमियम +2, क्या पता कंडीशन पता क्या रहेगी क्रोमियम +2 का, Cr 3D4 रहेगा, 3D4 रहेगा ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन S से गया और एक इलेक्ट्रॉन D से गया, तो 3D4 ही तो बच गया, और 3D4 में क्या करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो 3D4 से वो 3D3 में बदल जाएगा आसानी से, पता क्यों, क्योंकि T2G की स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगी, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, अरे हाफ फिट T2G का आएगा ना, इस वजह से क्रोमियम +2 क्या होगा ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो अपना 3D4 से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, और D में 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है, और D में 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो हाफ फिट कंडीशन हो जाएगी T2G की, और T2G की हाफ फिट कंडीशन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी इस तरह से। अच्छा Zn2 प्रेशर शॉर्ट और कलरलेस है, क्यों कलरलेस क्यों है, क्योंकि DD ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं, DD ट्रांजिशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, Zn2 पॉजिटिव में क्या है 3D10 है ना, 3D10 में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो DD ट्रांजिशन शो नहीं कर रहा है, इस वजह से वो कलर शो नहीं कर रहा है। क्या रमोला इतनी बात समझ में आती है।
है ना। नेक्स्ट अगर रमोला के पास चलते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है यार रमोला, तेरे को बता। अच्छा ब्रोमीन कर रहा है, हेलोजिनेशन कर रहा है हीट की प्रेजेंस में। अच्छा हेलोजिनेशन कर रहा है हीट या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो पता किस पे होता है? बेंजीन पे तो होगा नहीं भाई, किस पे होता है? एलिफेटिक कार्बन पे, एरोमेटिक कार्बन पे नहीं होगा। और एलिफेटिक कार्बन पे उसमें होगा पहले टर्सरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी वाला और देन प्राइमरी वाला। अच्छा एक मेरे को बात बताना, इनमें से अगर मैं बात कर रहा हूं एलिफेटिक कार्बन ये दो हैं, इन्हीं दोनों पे हेलोजिनेशन होगा। अच्छा ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसका मतलब ये हेलोजन यहां जुड़ेगा या ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा और यहां पर एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब माइनर कौन सा बनेगा अगर इधर जुड़ रहा है तो? पर हमें तो मेजर पूछ रखा था हमने, सेकेंडरी वाले कार्बन पे हेलोजन लगाना है। अच्छा HBr और ये एल्कीन, अरे HBr और एल्कीन कौन सी? मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि उस sp2 कार्बन पे हेलोजन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो इस पे हेलोजन जुड़ेगा, यानी कि ब्रोमीन जुड़ेगा इस पे और हाइड्रोजन जुड़ेगा इस पे, तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ना यार। ये क्वेश्चन मैंने कॉपी के अंदर है, ये सारे क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन कॉपी के अंदर मैंने करवा रखे हैं, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर CH3 और यहां पर ब्रोमीन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल में बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं HCl हीट कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं? HCl हीट की प्रेजेंस में हेलोजन कभी एरोमेटिक पे नहीं जुड़ता, तो बचा केवल एक ही कार्बन एलोफेटिक, यहां से OH हटेगा और ये यहां Cl जुड़ जाएगा, क्योंकि OH नेगेटिव हटेगा, H पॉजिटिव हटेगा, पानी निकल जाएगा यहां से और Cl नेगेटिव यहां पर जुड़ जाएगा, OH के Cl नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये वाला आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो और वाला कर लो यार, तुम्हारी मर्जी है। और वाला क्या कर रहे हो? क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल। अबे क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल सिंपल सी रिएक्शन है यार, अबे फिटिक रिएक्शन है जिसमें दो बेंजीन बन जाते हैं बाइफिनाइल कंपाउंड यार। यही बात समझ में? क्या डालोगे? सोडियम ट्राइथर डालोगे तो सीधा फिटिक रिएक्शन बाइफिनाइल कंपाउंड बन जाएगा। प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन, बताओ यार, प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन, अबे प्रोपेन से 1 आइडोप्रोपेन HI कर लो यार, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड कर लो तो 1 आइडो बना दोगे तुम। आई बात समझ में? 1 आइडोप्रोपेन बना दोगे। प्रोपीन से डबल बॉन्ड हटा के एक पे H लगा देना, एक पे आयोडीन लगा देना, तो 1 आइडोप्रोपेन बन जाएगा। माइनर कंपाउंड बनेगा भले ही, लेकिन बन तो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन तो हमें कैसे माइनर करो, चाहे मेजर के हिसाब से करो। 2 ब्रोमो ब्यूट टू एन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन से लेकर ब्यूट टू इन, बताओ यार। अरे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यार रमोला, अरे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यार रमोला, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है और इसमें क्या डालेगा? अल्कोहलिक KOH डालेगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, अल्फा से हेलोजन और उस बीटा से हाइड्रोजन जाएगा जिस बीटा पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, क्योंकि इस बीटा पे तो हाइड्रोजन 3 होंगे और इस बीटा पे हाइड्रोजन 2 होंगे, तो इसी से हाइड्रोजन जाएगा। अरे मेजर प्रोडक्ट के लिए तो यहां पर बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ब्यूटेन यार रमोला, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। आई बात समझ में? तो सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, और अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यार मैं क्या बोलता, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, पर मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है ही नहीं, है ना, मॉलिक्यूलर वेट तो अलग अलग है। क्या इसमें 2 कार्बन है? इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट तो अलग है। अरे नाइट्रोजन से देखो 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल वाले का होगा। आई बात समझ में? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में से बच गया, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तब किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया इसका ज्यादा है यार, लीनियर वाले का, क्योंकि ब्रांच वाले का सरफेस एरिया तो कम हो गया यार। और सिंपल अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, क्योंकि एक ही साइड अल्काइल है, जबकि इसका 2 साइड अल्काइल होगा, ठीक। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चलना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चलना है रमोला, तो यही सिंपल बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। गिव द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, रमोला एक्सप्लेनेशन देना है। यहां पर क्या लिख रखा है? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, और बहुत स्टार करके मैंने आंसर लिखवा रखा है कि गैब्रियल थैलामाइड से हम कभी प्राइमरी अमाइंस, केवल प्राइमरी अमाइंस बना पाते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं बना पाते। इसका भी कारण दे रखा है, चिल्ला चिल्ला के आंसर बताया था। दूसरी बात, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बना सकते, एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते,
क्योंकि वो NSR रिएक्शन देता ही नहीं। जो एरोमेटिक वाले कार्बन है वो NSR रिएक्शन नहीं देते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, इस वजह से वो एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते। और अच्छे से चिल्ला चिल्ला के आंसर लिखवाया था नोट्स में, अगर देखोगे तो, है ना, स्टार करके लिखवाया है, तो नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है ना। अमाइड आर लेस बेसिक देन अमाइंस। बताओ यार अमोला, अमाइड जो है कम बेसिक है कि अमोला अमाइड क्या होगा, अमोला अमाइड क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O NH2 ये अमाइड है, और अमाइंस क्या होगा R NH2। अच्छा रमोला क्या इसमें प्लस I हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या आ गया, कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा, यानी CO वाला ग्रुप जो एसिडिक की तरफ इसको लेके जाएगा, लेकिन ये तो पूरा पूरा प्लस I है इनकी बेसिक की तरफ। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये ज्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक, क्योंकि इसमें CO ग्रुप आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, यानी ऑक्सीजन आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, तो वो माइनस I इफेक्ट की तरफ लेके चलेगा उसको। आई बात समझ में? तो ये चीज इसका आंसर यहां पर चल जाएगा। नेक्स्ट अपने पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन और डिनेचर्ड प्रोटीन। कितनी बार इस क्वेश्चन को हमने करा है बायोमोलिक्यूल्स में। अबे डिनेचर प्रोटीन क्या होता है, ऑप्टिकली बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसको हीट कर दिया है ना, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है, ये डिनेचर हो गया, तो ऑप्टिकली ये क्या मतलब बायोलॉजिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। डिनेचर प्रोटीन क्या होगा, बायोलॉजिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसे हीट करके उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, उसको डिनेचर कर दिया, उसके जो उसका नेचर था वो बदल दिया। लेकिन जो नेटिव है, नेटिव मतलब जिसका नेचर नहीं बदला हुआ, जो वैसी की वैसी है, आई बात समझ में, उसका नेचर नहीं बदला, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तोड़े, तो वो क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकली एक्टिव। तो नेटिव प्रोटीन बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, डिनेचर्ड प्रोटीन बायोलॉजिकली इनएक्टिव प्रोटीन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड्स। अच्छा इनमें से डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब जो 2 यूनिट दे दे, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, अमाइलोज मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड, एक ही बच गया लैक्टोज। लैक्टोज 2 यूनिट में टूटता है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज होगा अल्फा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटता है, दोनों बीटा बीटा होंगे, 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। अरे करा रखा है मैंने यार, ठीक है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेट कराने के लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के। विटामिन के क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन के लिए होता है। विटामिन ई किसके लिए होता है, मर्दों की, मर्दांगिनी के लिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है ना विटामिन ई, ठीक। तो विटामिन के किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ये याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास अच्छा फॉलोइंग केस स्टडी। भाई केस स्टडी है, मैं तो बोलता हूं इस केस स्टडी को पढ़ना मत, क्योंकि इस केस स्टडी से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। तुम अपनी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना और यहां से सीधा क्वेश्चन करना, एक केस स्टडी में टाइम वेस्ट है। व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है। अरे स्लो स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन देख पाते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो वही तो रेट डिटरमाइनिंग होता है। रेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो जहां पर हम ऑब्जर्वेशन देख पाते हैं, यानी कंसंट्रेशन में चेंज टाइम के अनुसार देख पाएंगे, तो वही रेट डिटरमाइनिंग होगा, यानी स्लो स्टेप रिएक्शन, ठीक है। स्लो स्टेप वाले जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पता क्या होता है, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा आ जाए वो कॉम्प्लेक्स यानी मल्टी स्टेप रिएक्शन बन जाता है। अरे सिंगल स्टेप को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कहते हैं मल्टी स्टेप। तो जिसमें तुम्हें मॉलिक्यूलरिटी क्या लग रही है, 3 से ज्यादा, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी तुम्हें पता है, सिंगल स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या आएगी, 1 से 3 के बीच में, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया घटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अरे केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से लिख रखा है मैंने, ये ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी जब मॉलिक्यूलरिटी पढ़ाया था उसमें, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा आ जाए। जैसे मान लीजिए रमोला ने ले लिया, मान लीजिए रमोला ले रहा है, क्या ले रहा है रमोला, जैसे मान लीजिए रमोला ने CH4 ले लिया प्लस Cl2 और आगे रमोला बना रहा है CCl4 प्लस HCl, और रमोला 4 यहां लगा रहा है और 4 यहां लगा रहा है रमोला, ठीक है ना, यानी सारे के सारे क्लोरीन लगाएगा, 4 यहां लगा रहा है रमोला। तो क्या यहां पर मॉलिक्यूलरिटी अगर रमोला देखेगा तो एक मॉलिक्यूल तुझे मीथेन का दिखाई दे रहा होगा और 4 मॉलिक्यूल तुझे किसके दिखाई दे रहे होंगे, क्लोरीन के। तो तुझे क्या लग रहा है कि भाई मॉलिक्यूलरिटी क्या है, लगभग ऐसे दिखने में आ रहा है मॉलिक्यूलरिटी इसकी 5 है। क्या मॉलिक्यूलरिटी कभी 3 से ज्यादा हो सकती है? इसका मतलब ये क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। जिसकी मॉलिक्यूलरिटी तुम्हें ऐसा आ रहा है कि वो 3 से ज्यादा है,
तो इसका मतलब वो सिंगल स्टेप नहीं है, वो क्या है, मल्टी स्टेप है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आई बात समझ में? तो तुम कॉम्प्लेक्स स्टेप के क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें मॉलिक्यूलर 3 से ज्यादा आ जाए, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, बताओ यार, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दुगुना और 3 गुना हो जाएगा अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो। एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज, रेट कांस्टेंट बिकम्स ट्वाइस एंड थ्राइस। अरे बताया कि नहीं बताया, है ना? तो ये सारी चीजें यार। नेक्स्ट और वाला भी कर सकते हो, व्हाई इज मॉलिक्युलरिटी एप्लीकेबल ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन वेयर एज ऑर्डर ऑफ एप्लीकेबल, बताओ यार, मॉलिक्युलरिटी क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और ऑर्डर क्या है, अरे प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। मॉलिक्युलरिटी में क्या है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन पे इसलिए क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, 2 या 3 हो सकती है, उससे ज्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी और उसके ऑर्डर के बीच में अच्छे से मैंने डिफरेंस लिखा रखा है, इंपॉर्टेंट वाला करके। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में वहां से भी अच्छे से पढ़ ले सकते हैं। The convergence of molecule X to Y follow the second order, बताओ यार, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बता रहे हैं। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ